Hello all. Good evening all of you. Am I audible to all of you? Yes, ma'am. On screen? Is it visible? Yes, ma'am. Okay. So today's session is sentence improvement, right? हमने जितना भी अभी ग्रामर में पढ़ा है, चाहे हमने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा है या हमने नरेशन पढ़ा, एक्टिव पैसिव पढ़ा, बहुत सारा हमने वोकैब पढ़ा, यूज़ ऑफ आर्टिकल पढ़ा, ये जो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, हमने स्पॉटिंग एरर्स भी देखा। तो हमें क्या था कि एक सेंटेंस हमारे सामने होता है एंड वी हैव टू स्पॉट द एरर कि इस पूरे सेंटेंस में कहाँ पर एरर है। ठीक है, वो पार्ट्स में होता है, लाइक ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी और डी। तो आपने यू हैव टू फाइंड आउट कि एरर कहाँ है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आपके लिए इजी ये होता है कि आपको पता है कि कहाँ पर वो ऑलरेडी जो इम्प्रूवमेंट जिस पोर्शन में चाहिए वो पोर्शन या तो इटैलिसाइज्ड होगा या अंडरलाइन होगा। तो और आपके पास यू हैव 4 ऑप्शंस, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे और यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसमें करेक्ट है। ठीक है, तो दिस इज सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और आज हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। दिस इज योर फर्स्ट सेशन ऑफ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। मे बी एक और क्लास आपका इसी का होगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखिए फर्स्ट सेंटेंस आपका है, somebody is coming. देखिए फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, आई एम टायर्ड एज आई एम वर्किंग सिंस 7 o'clock इन द मॉर्निंग। एक मिनट, हाँ देखिए फर्स्ट सेंटेंस पढ़िए और देखिए कि आपको समझ आता है कि कहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये तो हमें दिख रहा है कि अंडरलाइन जो है हमारा आई एम वर्किंग है। अब यू हैव 4 ऑप्शंस, आई वॉज वर्किंग, आई हैड बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग और नो इम्प्रूवमेंट। देखिए इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं। किसी को कुछ क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है? देखिए फिर से देखिए, हमने टेंसेस भी पढ़े हैं और ये टेंसेस का ही है। हाँ बताओ बेटा। वर्किंग। हाँ बताइए। देखिए इसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था, जब कोई काम लगातार चल रहा है, कंटिन्यूटी में हो रहा है, राइट। और उसी में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि काम कंटिन्यूटी में तो हो रहा है बट टाइम उसमें डिनोट होता है, टाइम के साथ हो रहा है। तो जब टाइम के साथ कोई चीज़ होती है तो और कंटिन्यूटी में होती है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ होता है। Yes, ma'am. I had one. Ma'am, अब C. हाँ, अभी अभी आपको ये लग सकता है, इसमें आपके पास 2 ऑप्शन बिल्कुल नियर बाय है, एक आई हैड बीन वर्किंग और एक आई हैव बीन वर्किंग। तो यहाँ अगेन आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, बट बात किसकी हो रही है? इन द मॉर्निंग। आगे देखिए, आज की बात हो रही है ना, सुबह की Yes, बात ma'am. हो रही है। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। एज आई, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ कब से? सुबह से। तो आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, मैं आज की, अभी की
इस मतलब आज के टाइम की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट। तो जब मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ तो क्या होगा? I have आई been हैव बीन working. वर्किंग। तो हमारा कौन सा होगा? Yes, ये ma'am. होगा सी वाला ऑप्शन। ठीक C. है, C. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखिए Yes, हमने ma'am. सेंटेंस को हमने पूरा पढ़ा। पढ़ने के बाद हमें पता चला कि जो वर्किंग लिखा हुआ है, हम वर्किंग, काम हो रहा है, कंटिन्यूटी में हो रहा है, तो कंटिन्यूअस तो है। अब कंटिन्यूअस भी हो गया। अब समय दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो परफेक्ट हो गया। अब कंफ्यूजन कहाँ आया? कंफ्यूजन ये आया कि हैड बीन वर्किंग होगा या हैव बीन वर्किंग होगा। तो हमें ये दिखाई दिया इन द मॉर्निंग। जब भी यस्टरडे होता है ना, या कुछ ऐसा होता, प्रीवियस डे होता, कुछ ऐसा कुछ होता, तो हम क्या लगाते? तो हम हैड बीन लगाते। ठीक है, तो ये हुआ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। ठीक है ना, इसीलिए ये हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। देखिए दूसरा, देखिए दूसरा सेंटेंस है हमारा, ये हमारा फर्स्ट था। सेकेंड है, when it was dark they decided to put at an inn। अब देखिए, when it was dark माने जब अंधेरा हो गया था, अंधेरा हो गया तो they decided। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया? आपको INN इन पता है ना? Ma'am, अंदर. नहीं, IN माने होता है अंदर, Yes, ma'am. और जो INN होता है ना, आपने कई स्टोरीज पढ़ी होंगी 9, 10, 11, 12 में। तो इस इन का मतलब होता है धर्मशाला या सराय। पुराने Okay. ज़माने में जहाँ लॉजिंग के लिए, स्टे के लिए गांव वगैरह में इन बने रहते थे बीच बीच में। बहुत, इट्स नॉट लाइक बिग होटल, बड़े होटल की तरह नहीं होते थे, बट कैसे होते थे? छोटे छोटे राहगीरों के रुकने के लिए बने होते थे, तो उनको सराय कहा जाता था हिंदी में। और इन माने होता है रुकने, इन माने सराय या रुकने का स्थान, रुकने की जगह। तो अब हमें यहाँ ये बात समझ आई कि when it was dark they decided to, अभी put at हमें समझ नहीं आ रहा क्योंकि put at अंडरलाइन है, तो इसी में हमें चेंज करना है इन। तो उन्होंने डिसाइड क्या किया कि सराय में। अब सराय में सोचने की, समझने की बात है कि रुकने का ही डिसाइड किया है ना? Yes, ma'am. अब पुट ऑफ माने क्या होता, पुट अप माने क्या होता है, और पुट आउट माने क्या होता है। यदि आपको पुट एट नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए पुट ऑफ माने क्या होता है, जब हमें कोई चीज़ क्या करना होता है, जब हमें कोई चीज़ होल्ड पे डालनी होती है, मतलब कोई चीज़ हमें थोड़े टाइम के लिए हम उसे पोस्टपोन कर देते हैं। हाँ, पोस्टपोन कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं, होल्ड पे डाल देते हैं, तो पुट ऑफ विद आता है उसके लिए। ठीक है, Yes, तो यहाँ पुट ऑफ विद नहीं होगा। अब हम बात करें पुट आउट की, तो आपने बहुत कई सेंटेंस पढ़े होंगे, तो आपने पढ़ा होगा फायर के लिए अक्सर यूज होता है, पुट आउट द फायर, आग मैम बाहर निकलने के है ना? लिए. तो पुट Yes, आउट ma'am. जो है वो फायर आउट के सेंस में यूज होता है। अब पुट अप एट, ये जो पुट अप एट है इसका मतलब होता है टू स्टे। ये आपका Yes, फ्रेज ma'am. है टू स्टे, यानी यू वांट टू स्टे समवेयर, सो यू आर सेइंग आई पुट अप एट समवेयर बिकॉज इट वाज डार्क। मैं कहीं रुक गया, या आई फाउंड अ प्लेस टू पुट अप एट बिकॉज इट वॉज गोइंग टू बी डार्क। अंधेरा होता जा रहा था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं कहीं रुक जाऊं। तो यहाँ पर पुट एट नहीं होगा, बल्कि इसमें बीच में अप और आना है, तो राइट आंसर इज पुट अप Up. At. एट।
ये पूरा है, अधूरा छोड़ दिया इन्होंने पुट एट। वैसे पुट एट भी यूज होता है, और पुट एट का मतलब होता है कैलकुलेट करना। कैलकुलेट, यहाँ कैलकुलेट का मतलब कैलकुलेशन से नहीं है, यहाँ कैलकुलेट का मतलब गैस से है, गैस करना, अनुमान लगाना, तो वहाँ पुट एट का यूज होता है। और पुट अप एट का मतलब स्टे हो जाता है, तो यहाँ बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना। पुट ऑफ माने पोस्टपोन, पुट आउट माने किसी चीज को बुझाना, फायर आउट करना, राइट। और पुट अप एट माने स्टे, पुट एट माने गैस करना, तो यहाँ पर पुट अप एट आपका सेकेंड स्टेटमेंट जो है, इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अभी आते हैं हम थर्ड पे। थर्ड हमारा क्या कहता है, ये हमारा we should be bound by a code of conduct, isn't it? देखो आपने क्वेश्चन टैग हमने पढ़ा था, देखो इसमें आपको पता लगेगा कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और नीचे आपके पास ऑप्शन भी दिए गए हैं, देखिए shouldn't we, is it, aren't we और no improvement। सबसे पहले देखिए बेटा कौन सा, ए बिल्कुल सही होगा। और ए क्यों होगा ये भी बताइए। हमने क्वेश्चन टैग में पढ़ा था कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है और जो वर्ब होता है, क्वेश्चन टैग उसी का बनता है। यहाँ देखिए हमारा जो वर्ब है वो शुड है, ठीक है। ये पॉजिटिव में है, ये भी बताया था, जो पॉजिटिव में यदि स्टेटमेंट होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनेगा, और नेगेटिव में होगा तो पॉजिटिव में बनेगा। तो शुडंट हो गया, और सब्जेक्ट क्या है, वी है, तो यहाँ पर क्या आ गया, वी आ गया। तो ये जो सेंटेंस है वो क्या बनेगा, वी शुड बी बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट, शुडंट बी, ये क्वेश्चन मार्क आ गया, शुडंट बी। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो गया। अभी देखिए, अभी आते हैं हम फोर्थ पर। देखिए ये सेंटेंस नंबर 4 देखिए, द हाईली इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ सीड्स इज अवेलेबल टू द फार्मर्स दीज डेज। बताइए, हमारे पास इज है, तो इज क्या सही है या गलत है। यदि इस गलत है तो क्या होना चाहिए, हमारे पास आर है, विल बी है, हैज बीन है, और क्यों होना चाहिए। देखिए जरा, हमने आर्टिकल में ये वाली बात पढ़ी थी जब हमने कलेक्टिव नाउन पढ़े थे, आपको याद हो। वेराइटी जो वर्ड है, द वर्ड वेराइटी इज अ कलेक्टिव नाउन। वेराइटी जो शब्द है ये कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल, कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल लगाते हैं। जैसे हमें कहना है दिस न्यूज, अब यहाँ पर ट्रू इज आ गया, और ये तो कलेक्टिव नाउन है, ये तो बहुवचन है, प्लूरल है। yes, इसका देखो yes, हाँ मैं बताती हूँ, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़े से कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। रीज़न ये है कि वैरायटी जो है वो कलेक्टिव नाउन है, लेकिन जब वैरायटी मतलब वैरायटी से पहले ए आता है, मान लीजिए ये होता अ हाईली इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, मान लीजिए यहाँ द की जगह ए होता तो यहाँ आर होता। एक मिनट, ये आर होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये प्रोसीड कर रहा है कौन सा आर्टिकल, द। देखिए ये हमें पता है कि वैरायटी इज अ कलेक्टिव नाउन, बट व्हेन
it is preceded by a, ठीक है, then Yes, it is ma'am. often treated as a plural. Plural. हाँ, लेकिन ये a से नहीं प्रोसीड कर रहा बल्कि d से प्रोसीड कर रहा है. when it is preceded by d then it is usually treated as a singular. तो Okay. ये इसमें क्या है, ये सिंगुलर से ही सिंगुलर ही लगा रखा है, इज लगा रखा है, ठीक है. तो हमारा इसमें क्या होगा, डी ऑप्शन, नो इम्प्रूवमेंट. जरूरी नहीं है कि सेंटेंस मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रही. अदिति आपको आ रही है मेरी आवाज? हेलो Yes, ma'am. मैम थोड़ी स्लो है. थोड़ी स्लो है. अच्छा, अभी Yes, देखती हूँ, अभी देखती हूँ. अभी ठीक है क्या, या अभी भी स्लो आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटर है? ठीक है. मैम नहीं. Yes, ma'am. मैम हाँ बता मैम बेटा. अटक रही है. है बेटा? मैम क्लियर है. मैम नेटवर्क इशू होगा इनके यहाँ पर. अच्छा अच्छा, बिल्कुल क्लियर है, ठीक. Yes, ma'am. अभी हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि वैरायटी का क्या है. वैरायटी कलेक्टिव नाउन है, और यदि वैरायटी ए से शुरू होता है ना, इफ इट इज प्रेसिडेड बाय ए, तो यहाँ पे प्लूरल होता. Plural. लेकिन हाँ, ये इट इज प्रेसिडेड बाय दी, तो ये बिल्कुल सही है, ये सिंगुलर होता और ये सिंगुलर लगा हुआ है. तो ऑप्शन हमारा होगा डी, नो इम्प्रूवमेंट. ठीक है, मैं आपको ये बता रही थी कि यदि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में ही आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो सकता है ऐसा हो, डी ऑप्शन भी हो आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में, ज़रूरी नो इम्प्रूवमेंट भी हो, है ना. आपने जो भी अंडरलाइन है उसको बस ये देखना है कि इस सेंटेंस में जो भी सेंटेंस आपको दिया गया है उस पर वो बिल्कुल फिट होता है या नहीं होता है, बस ये देखना है. ग्रामेटिकली करेक्ट है तो वो आगे बढ़ जाना है आपको. चलिए नेक्स्ट देखिए, हमारा ये 5वां सेंटेंस जो है, द बॉय टोल्ड, सेंटेंस नंबर 5, द बॉय टोल्ड हिज टीचर टू एक्सप्लेन द पैसेज. अब हमारे पास टोल्ड दिया है, हमने नरेशन जब पढ़ा था तो आपको पता होगा कि इम्पेरेटिव में कैसे चेंज होता है, इंटेरोगेटिव में कैसे चेंज होता है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज होता है. देखिए, अफर्मेटिव जितने भी सेंटेंस होते हैं उसमें हम सेड को टोल्ड में बदलते हैं, ये पढ़ाया था. Yes. Yes, और ma'am. जितने भी आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलते हैं सेड टू को. Yes. ठीक Yes, है, ma'am. लेकिन जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उन्हें कमांड सेंटेंसेस कहते हैं. तो कमांड सेंटेंसेस में हम आस्क भी लगा सकते हैं, इंक्वायर्ड भी लगा सकते हैं. इसके अलावा हम क्या और इनका यूज़ करते हैं, देखिए आपने जब कमांड वाले तो आपने रिक्वेस्टेड पढ़ा होगा, ऑर्डर्ड पढ़ा होगा, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, Request. है ना. Request. Yes, ma'am. ठीक है ना. अब देखिए, द बॉय टोल्ड हिज टीचर टू एक्सप्लेन द पैसेज. ये टू एक्सप्लेन, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है. देखिए, टू एक्सप्लेन इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना, टू एक्सप्लेन द पैसेज. Yes, ma'am. अब हमारे पास बेसिकली क्या होना चाहिए, जब कोई बच्चा अपने टीचर को बोल रहा है कि एक्सप्लेन कर दीजिए आप पैसेज को, तो या तो वो रिक्वेस्ट करेगा, राइट. Yes, अभी ma'am. रिक्वेस्ट, अब हमें ढूंढना है इसमें रिक्वेस्ट है या नहीं. तो देखिए, सेड टू हिज टीचर, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, नहीं होगा ना. और इनवाइटेड भी नहीं होगा, मैम आस्क्ड हो सकता है. आस्क्ड हो सकता है, क्योंकि सिंपल एक कहते हैं ना सिंपल लैंग्वेज में उसने अपने टीचर को कहा कि आप जो है एक्सप्लेन कर दीजिए पैसेज को. Yes, ma'am. तो ये आस्क हिज टीचर हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा. बहुत बार हमें ऐसा भी करना होता है कि हमें क्लियर नहीं हो रहा कि क्या होगा, तो हम एलिमिनेशन से भी निकालते हैं कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो अब यही होगा. एलिमिनेट भी कर सकते हैं. हालांकि इसमें तो बिल्कुल क्लियर हमें दिखाई दे रहा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है,
सेड टू को हमने टोल्ड में नहीं आस्क में चेंज करा है, ठीक है ना। जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए, सेंटेंस नंबर 6 देखिए। ये कह रहे हैं व्हाट स्ट्रक वन मोस्ट वॉज देयर काइंडनेस। अब आपको जो अंडरलाइन है वो क्या है, व्हाट स्ट्रक वन मोस्ट। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट स्ट्रक वन मोस्ट, कोई चीज़ जो है उसने किसी को बहुत स्ट्राइक किया। स्ट्राइक की सेकेंड फॉर्म है स्ट्रक। स्ट्राइक और स्ट्राइक का सेकेंड फॉर्म होता है स्ट्रक। तो कोई चीज़ किसी को बहुत स्ट्राइक की, यानी बहुत किसी चीज़ ने बहुत प्रभावित किया, है ना, बहुत हिट किया। हाँ हड़ताल, हड़ताल नहीं, यहाँ स्ट्राइक हड़ताल नहीं है, यहाँ स्ट्राइक वर्ब में है, ये क्रिया के रूप में। स्ट्राइक हड़ताल जो है ना यस वो, मैम, हाँ वो नाउन है, ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये स्ट्राइक जो है यहाँ वर्ब है और स्ट्राइक का सेकंड फॉर्म है स्ट्रक। स्ट्राइक करना, स्ट्राइक का मतलब होता है मारना, लो Yes, हिंदी ma'am. मारना या हिट करना। यस मैम, लेकिन यहाँ स्ट्राइक ये ऐसा नहीं है, कोई फिजिकली हिट करना नहीं है। कई बार हम कहते हैं ना ये स्टोरी मुझे बहुत स्ट्राइक कर रही है, ये मुझे बहुत हिट कर रही है ना। जब आपके Yes. माइंड को आपको झकझोर के कोई चीज़ रख देना। मैम प्रहार करना, हाँ प्रहार करना, बिल्कुल। तो व्हाट स्ट्राइक वन मोस्ट वॉज देयर काइंडनेस, यानी उनकी दयालुता, मतलब कि उनकी नम्रता, उनकी दयालुता ने मुझे बहुत प्रभावित किया। यस मतलब कई बारी को कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी दयालु नहीं होते, नम्र नहीं होते, मगर दूसरे की किसी ऐसी चीज़ को देखकर जो उसने बहुत परोपकार किया है और एकदम उनको स्ट्राइक करता है, एकदम उनको वो प्रभावित हो जाते, तो उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है ना। तो यहाँ Yes, पे ma'am. व्हाट स्ट्राइक वन मोस्ट वॉज देयर काइंडनेस, इसमें व्हाट स्ट्रोक वन मोस्ट पास्ट टेंस नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। व्हाट स्ट्रक वन मोर, ये तो मोर तो बिल्कुल ही नहीं होगा, बिकॉज देयर इज़ नो कंपैरिजन। यहाँ पे कोई कंपैरिजन के लिए हमारे पास कोई वर्ड और नहीं है। व्हाट स्ट्रोक वन मोर, स्ट्राइक का स्ट्रोक नहीं होता है। मैम मोर नहीं हो सकता, तो मैम इसमें नो इम्प्रूवमेंट होना हाँ, चाहिए। इसमें नो इम्प्रूवमेंट होगा, यस मैम, ठीक है ना। तो Yes, व्हाट ma'am. स्ट्रक वन मोस्ट वॉज देयर काइंडनेस, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। देखिए नेक्स्ट, देखिए सेंटेंस नंबर 7 पे आइए। द टीचर गेव द स्टूडेंट्स सम एडवाइस। अब एडवाइस अंडरलाइन है, क्या एडवाइसेस, एडवाइस और एडवाइसेस ऐसा कुछ होना चाहिए। देखिए देखिए जो इसमें डिफरेंस बता दूं मैं, जो एडवाइस होता है ये वाला ADVISE, ये वर्ब होता है, ठीक है। और जो एडवाइस होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, यस मैम, ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। ये होता है सलाह देना, वर्ब है इसलिए देना है, क्रिया है हमारी, और ये होती है केवल सलाह। अब कुछ उसके सजेशंस, कुछ उसकी सलाह, जैसे द टीचर गेव द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट्स को कुछ सलाहें दी, कुछ सलाह दी, ठीक है। ये आपने अनकाउंटेबल नाउन का रूल पढ़ा था। अनकाउंटेबल नाउन का क्या प्लूरल फॉर्म बनता है, तो आप पहले एडवाइस देखिए, ये हमारा, और आपको ऐसे भी पता है कि जो प्रोनाउन होते हैं, ये सम है, आप इसे एडजेक्टिव मान के चलिए, ये हमेशा नाउन या प्रोनाउन के साथ आते हैं, ठीक है ना। ये जो एडजेक्टिव है सम, और यहाँ ये नाउन है, ठीक, अनकाउंटेबल नाउन है। तो जो एडवाइस है ये वर्ब है, तो ये भी नहीं होगा। ये एडवाइस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है।
अब आता है एडवाइसेस। तो क्या सम एडवाइसेस होगा? नो मैम। क्यों नहीं होगा? मैम प्लूरल की वजह से मैम। देखो सम कुछ सलाहें दी तो कुछ तो सलाहें दी हैं, लेकिन एडवाइसेस, हाँ मैम एडवाइस, एडवाइसेस तो क्यों नहीं होगा? एडवाइसेस इसलिए नहीं होगा कि एडवाइस और अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का फॉर्म चेंज नहीं होता। ये सिंगुलर प्लूरल नहीं होता अनकाउंटेबल का। जैसे मनी है तो मनी अनकाउंटेबल नाउन है, तो मनीज नहीं होता कभी भी। हैव यू एवर सीन द वर्ड मनीज? नहीं, मनी ही होता है केवल। ऐसे गोल्ड, गोल्ड गोल्ड्स होता है क्या? नो मैम। नहीं होता ना। तो जो अनकाउंटेबल नाउन, हालांकि ये मटेरियल नाउन है गोल्ड, लेकिन आपने कभी हाँ अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं उनमें प्लूरल नहीं बनता, एस या यस कुछ नहीं लगता। तो ये बिल्कुल सही है, नो इम्प्रूवमेंट, डी सही है। ठीक है, अभी चलिए, क्लियर है ना? जब हमने नाउन पढ़े थे तो अनकाउंटेबल नाउन भी डिस्कस किए थे, तो हमें पता है ये वाली बात कि अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं उनका फॉर्म नहीं चेंज होता। चलिए नेक्स्ट देखिए, इफ यू कम अक्रॉस माई अम्ब्रेला एनीवेयर ब्रिंग इट टू मी, कैन यू। अब देखिए ये जो कैन यू है ये एज अ क्वेश्चन टैग बना हुआ है। यस मैम। एज अ क्वेश्चन टैग बना हुआ है कैन यू। तो सबसे पहली बात तो ये कि इफ़ यू कम अक्रॉस माई अम्ब्रेला एनीवेयर ब्रिंग इट टू मी, तो क्या ये पॉजिटिव सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस। जब पॉजिटिव है तो ये गलत ही हो गया, इम्प्रूवमेंट की जरूरत तो है ही, क्योंकि ये कैसा बनेगा? नेगेटिव। जो नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव बनता, और पॉजिटिव होता तो क्या बनता? नेगेटिव बनता। तो नेगेटिव तो ये बनेगा ही बनेगा। अब ये तो हो गई नहीं, नो इम्प्रूवमेंट तो गया और विल यू भी गया हमारा। दो हमारे पास नेगेटिव दिए गए हैं, इजंट इट और डोंट यू। ठीक है, इन दोनों में से एक हमें चूज करना है कि यहाँ क्या आएगा। अब फिर से देखिए, इफ यू कम अक्रॉस माई अम्ब्रेला, कौन सा टेंस है कम में, और सब्जेक्ट क्या है? देखिए इससे भी निकल जाएगा। यदि आप मैंने अभी ऊपर एक सेंटेंस लिया था तो मैंने देखा, हमने बताया था, मैंने आपको बताया था कि यदि फर्स्ट स्टेटमेंट में सब्जेक्ट या वर्ब, मैम इसका बी ऑप्शन होगा। बिल्कुल सही बेटा, इसका बी ऑप्शन होगा, क्योंकि एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और सब्जेक्ट हमारा यू है। ठीक है ना? तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ये कैसे होगा? इफ यू कम अक्रॉस माई अम्ब्रेला एनीवेयर ब्रिंग इट टू मी, डोंट यू। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए यस मैम। आगे चलते हैं। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 9 क्या कहता है। सेंटेंस नंबर 9 कहता है द फ्लोर ऑफ द हॉल वॉज कवर्ड बाय अ कारपेट। देखिए कवर्ड बाय जो है ये अंडरलाइन है, और हमें इसकी जगह क्या क्या, कवर्ड इन, कवर्ड विथ, कवर्ड अपॉन, ये हमारे पास ऑप्शन में दिए गए हैं। ठीक है, यस मैम। अब कवर्ड इन का क्या मतलब है, कवर्ड विद का क्या मतलब है, और कवर्ड अपॉन का क्या मतलब है? हमें तीनों का मीनिंग समझना पड़ेगा, तभी हमारे लिए बहुत इजी होगा। जैसे एक कवर्ड अपॉन का मतलब होता है कोई चीज़ ऊपर की तरफ बिछा देना। मतलब एक टेबल है यहाँ पर कुछ बिछा दिया, ठीक है ना, तो ये हो गया कवर्ड अपॉन। कवर्ड इन अंदर की तरफ, हाँ अंदर की तरफ किसी चीज़ को कवर कर देना, तो ये इन हो गया। ठीक है, कवर्ड विद माने एक कवर्ड विद माने एक सरफेस है हमारे पास, इस पे हमने कुछ बिछा दिया, वो कवर है ना।
yes और ma'am. कवर्ड बाई माने होता है किसी चीज को टॉप पे कर देना, जैसे यहाँ पे किसी चीज को कवर कर दिया मैंने, तो वो हो गया कवर्ड बाई। मैम तो कवर्ड विद कवर्ड, एंगल्स। हाँ कवर्ड विद होगा क्योंकि हम फ्लोर Yes, को ma'am. कवर कर रहे हैं, और फ्लोर कर क्या है, रहे हैं। सरफेस एरिया है। यस जो मैम। सरफेस एरिया को कवर करने के लिए यूज होता है वो कवर्ड विद होता Covered है, with. है ना। व्हेन वी Yes, ma'am. कवर द सरफेस एरिया तो कवर्ड विद का यूज होता है, और कवर्ड बाय का यूज होता है जब वी कवर द टॉप ऑफ समथिंग, तो कवर्ड विद का यूज हो, कवर्ड बाय का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कवर्ड विद होगा क्योंकि हम फ्लोर को Covered कवर with कर है। रहे हैं, फ्लोर को कवर कर रहे हैं। Yes ma'am. ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए। The passengers are waiting for the bus outside the bus stand at the main gate for long. देखिए इसका क्या होगा, आपके पास ऑप्शन में है वर वेटिंग, तो यहाँ आर वेटिंग है, पैसेंजर्स है, तो ये मान के चलिए कि हाँ मैम प्लूरल है ये। हाँ कि प्लूरल है। ठीक है ना, अब जब ये Yes, प्लूरल yes, है तो वर वेटेड होगा। वर वेटेड होता तो कब होता, जब ये पैसिव वॉइस में होता, Passive बट यहाँ voice, पर yes, पैसिव ma'am. वॉइस का तो नहीं है, स्टेटमेंट बिल्कुल सीधा साधा है। द पैसेंजर्स आर वेटिंग फॉर द बस आउटसाइड द बस स्टैंड एट द मेन गेट फॉर लॉन्ग। ठीक है, तो वर वेटेड तो हट गया, पैसिव वॉइस का नहीं है तो ये तो नहीं होगा। वॉज वेटिंग नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर तो है ही नहीं, पैसेंजर्स तो Yes, प्लूरल है तो प्लूरल होगा। अब हमारे पास आता है हैव बीन वेटिंग। अब हैव बीन वेटिंग तो सही है, हो जाएगा क्योंकि ये प्लूरल है और ये प्लूरल, बट ये क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि ये शब्द दिया गया है फॉर लॉन्ग, टाइम दिया गया है। क्या दिया है, टाइम, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। देखिए आपने जब चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, आपने पढ़ा होगा कि टाइम ज़रूर रेफर करते हैं। तो Yes, ma'am. इट डजंट मीन कि टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम 7 o'clock जैसे उसमें दिया गया था ऐसे कुछ करें। जब भी ऐसा होता है, आपने ये भी आपने दो प्रीपोजिशन पढ़े होंगे, सिंस और फॉर, Yes, जो ma'am. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होते हैं। और वो कौन कौन क्या, ये जो सिंस होता है ये निश्चित टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए यूज़ होता है, निश्चित समय के लिए। और फॉर जो होता है वो अनिश्चित टाइम के लिए यूज़ होता है, Yes, ma'am. इंडेफिनिट और डेफिनिट टाइम, है ना। तो ये डेफिनिट टाइम के लिए यूज़ होता है, ये Yes. इंडेफिनिट टाइम के लिए यूज़ होता है। अभी बहुत देर से गेट पे खड़े बस का इंतज़ार कर रहे हैं पैसेंजर, बट अभी इन्होंने ये टाइम नहीं, इंडेफिनिट टाइम है, कितनी देर से कब से ये कुछ नहीं बताया है। ठीक है, फॉर आया है ना, इसलिए तो ये फॉर लॉन्ग को देखते हुए हम क्या लगाएंगे, हैव बीन वेटिंग लगाएंगे। Have been waiting. ठीक है, द पैसेंजर्स हैव बीन वेटिंग फॉर द बस आउटसाइड द बस स्टैंड एट द मेन गेट फॉर लॉन्ग। ठीक है, अभी तक Yes, क्लियर है। कोई भी यदि ऐसी चीज़ है जिसमें कंसेप्ट में कहीं प्रॉब्लम लगे तो आप पूछते जाइएगा। चलिए, मिसेस पिल्लई टीचर्स वेरी वेल इजंट इट, बताइए फटाफट। क्वेश्चन टैग वाला है ये हमारा, इजंट इट Doesn't Ma'am, no आपका। improvement. देखिए मिसेस, हाँ कुछ बता रहा था, कोई बच्चा बता रहा था, मिस पिल्लई Doesn't टीचर she? Ma'am, see. डजंट शी, वेरी गुड वेरी गुड, डजंट Yes, शी। be देखिए be मिसेस पिल्लई क्या है, एक महिला है, इसलिए शी आया है। मैं बार बार बता रही हूँ, क्वेश्चन टैग में जो भी क्वेश्चन टैग बनेगा वो जो मेन स्टेटमेंट है उसके सब्जेक्ट और वर्ब को या टेंस को देखकर बनेगा। यहाँ टीचर्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, SIS लगा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो डू या डज होता। मिसेस पिल्लई की जगह यदि दे होता, दे टीच वेरी वेल, तो क्या हो जाता, डोंट दे। ठीक Yes, है, ma'am.
ये प्लूरल बहुवचन यदि होता यहाँ पर तो यहाँ पर Plural. डू होता। ये मिसेस पिल्लई सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, इसलिए डज आया है। पॉजिटिव है इसलिए डजंट है। जितने भी पॉजिटिव होंगे क्वेश्चन टैग में वो नेगेटिव बनते हैं, जितने भी नेगेटिव होते हैं वो पॉजिटिव बनते हैं। आई रिपीट, मैं बार बार रिपीट करती हूँ ताकि आपको रूल्स याद हो जाएं। और क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट और वर्ब के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग आप समझ लीजिए आपका क्वेश्चन टैग बनता है। ठीक है, Yes. चलिए Yes, आगे। ma'am. चलिए नेक्स्ट देखिए। Yes. सेंटेंस नंबर 12। इफ द रूम हैड बीन ब्राइटर आई वुड हैव बीन एबल टू रीड फॉर अ व्हाइल बिफोर बेड टाइम। देखिए इसमें क्या है, क्या ये सेंटेंस सही है या इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आपने कंडीशनल सेंटेंस पढ़े थे इफ Yes, वाले, ma'am. जो आपने इफ वाले कंडीशनल सेंटेंस पढ़े थे उसमें मैंने आपको टाइप बताया था, एक ज़ीरो टाइप बताया था। टाइप ज़ीरो होता है, टाइप 1 होते हैं, है ना, Yes, ma'am. टाइप 2 होते हैं और टाइप 3 होते हैं। चार तरह का मैंने आपको बताए थे कि 4 तरीके के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। यदि Yes, इफ़ क्लॉज जो है सिंपल प्रेजेंट में होता है, ये इसे बोलते हैं इफ़ क्लॉज। ये इफ़ वाला क्लॉज यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो यहाँ वाला भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, ये बताया था। और ये किन के साथ होता है, जो यूजुअली जनरलाइज होते हैं, रियल और पॉसिबल होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, उनके साथ होता है। जैसे मैंने भी ये भी बताया था, इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। इसका एग्जाम्पल मैंने दिया था, इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। यदि आप बर्फ़ को गर्म करते हैं तो ये मेल्ट हो जाती है। तो यदि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। मतलब सिंपल प्रेजेंट के साथ सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी प्रेजेंट यदि इफ़ के साथ सिंपल प्रेजेंट दिया है तो यहाँ पर मेन क्लॉज में भी सिंपल प्रेजेंट आता है। ये ज़ीरो टाइप था, याद आया कुछ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और टाइप 1 में क्या था कि यदि इफ़ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में होता है, इफ़ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में होता है तो जो दूसरा क्लॉज यानी मेन क्लॉज होता है वो सिंपल फ्यूचर में जाता है। ये बताया था ना, टाइप 1 वाला सिंपल फ्यूचर में Yes. जाता है। Yes, ma'am. जैसे था इफ़ इट रेन्स यू विल गेट वेट। यदि बारिश होगी तो तुम गीले हो जाओगे। यदि बारिश होती है, इफ़ इट रेन्स टुडे आई विल नॉट कम टू योर हाउस। यदि आज बारिश होती है तो मैं शाम को तुम्हारे घर नहीं आऊँगी, है ना। ये इस तरह के सेंटेंस होते हैं। तो इसमें इफ़ क्लॉज जो होता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में या सिंपल प्रेजेंट कह लो आप, इसमें होता है और ये फ्यूचर में बनता है। ये टाइप 1 होते हैं। और टाइप 2 क्या होते हैं, कुछ याद आ रहा है कि यदि टाइप 2 उसमें हम हाइपोथेटिक कंडीशन लगाते हैं और उसमें सिंपल पास्ट जो उसका पैटर्न है वो सिंपल पास्ट होता है और उसके साथ जो हम दोबारा जो नेक्स्ट बनता है वो उसमें वुड और शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये जो थर्ड वाला होता है इसमें क्या होता है कि इसमें परफेक्ट होता है ना, पास्ट परफेक्ट होता है और उसके साथ वुड हैव या शुड हैव बीन होता है। वुड हैव बीन या शुड हैव बीन, यही था ना। वुड हैव और कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गई था। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हमारे पास देखिए इफ़ द रूम हैड बीन, तो ये क्या है हमारे पास, पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, ये टाइप 3 है। जब हमारे पास ये पास्ट परफेक्ट है तो ये क्या हुआ, दूसरा मेन क्लॉज वुड हैव और शुड हैव लगना था तो ये लग गया। इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये तो बिल्कुल सही हो गया, कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो ये नो इम्प्रूवमेंट होगा। मैंने कंडीशनल भी इसलिए आपका रिवीजन करा दिया, रिवाइज कर दिया कि 0 में क्या होता है, टाइप 1 में क्या होता है, 2 में क्या होता है और 3 में क्या होता है।
ये जितने भी Yes, आपके ma'am. सेंटेंस इम्प्रूवमेंट होंगे या स्पॉटिंग एरर होंगी, ये सब इन्हीं आपके जो आपने अब तक पढ़ा है इन्हीं रूल्स पे बेस्ड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये Yes. आपका 13 देखिए, सेंटेंस क्या कहता है। क्लियर है ना सबको? नेक्स्ट चले ना आगे। यस मैम। Yes. देखिए, आई Yes, शेल ma'am. बी ग्रेटफुल टू यू इफ़ यू आर ऑफ हेल्प टू मी नाउ। अब देखिए क्या कहता है, सेंटेंस नंबर 13। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है आई शेल बी ग्रेटफुल टू यू अब इफ़ यू आर ऑफ हेल्प टू मी नाउ। अब देखिए, ये इफ़ क्लॉज है, ये Yes, आपका ma'am. इफ़ क्लॉज है और ये आपका मेन क्लॉज Yes. है। ये मेन क्लॉज किस में दिया है? शेल बी। फ्यूचर में दिया है ना? फ्यूचर Yes, में ma'am. दिया है। एक मिनट में Yes, इरेज ma'am. करके दिखाऊं। और आपके सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में अंडरलाइन क्या दिया है? आर ऑफ मैम हेल्प। इसका हो जाएगा, मैम इसका हो जाएगा वुड हेल्प। अरे बेटा, फ्यूचर आपका मेन क्लॉज में दिया है, आप इसी को रिवर्स कर दो। देखो, हमने टाइप 1 में पढ़ा कि इफ क्लॉज यदि प्रेजेंट में हो तो जो मेन क्लॉज होता है वो हमारा फ्यूचर में होता है। ये पढ़ा था ना हमने। Yes, अब ma'am. यदि हमारा मेन क्लॉज फ्यूचर में है तो जो इफ क्लॉज है वो काय में होगा? प्रेजेंट में होगा ना। मैम हेल्प हो जाएगा फिर इसका। हेल्प हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल, हेल्प हो जाएगा, बिल्कुल सही है। देखिए, जो चीज़ हमारी ऐसे चलती है वो ऐसे भी तो चल सकती है, यानी Yes, ज़रूरी ma'am. थोड़ी है कि इफ़ क्लॉज हमेशा पहले ही आए। ये तो सेंटेंस ma'am. का स्ट्रक्चर है। यदि हमने निकालना है कि इफ़ क्लॉज का सेंटेंस कैसे है और मेन क्लॉज का टेंस कौन सा है, यदि इफ़ क्लॉज का से नहीं निकल रहा है, अंडरलाइन है ये सेंटेंस, तो हम किससे निकालेंगे? हम मेन क्लॉज से निकालेंगे। Main clause मेन से। क्लॉज हमारा फ्यूचर में है तो इफ़ क्लॉज प्रेजेंट में जाना ही जाना है। Yes, ma'am. ठीक है ना, इसलिए हेल्प आ गया। चलिए, सेंटेंस नंबर 14 देखिए। द रीज़न वाई ही रोट द लेटर वॉज बिकॉज ही कुड नॉट कॉन्टेक्ट हिम ओवर द फोन। देखिए, अब इसमें देखिए, वाई अंडरलाइन है, बिकॉज अंडरलाइन है। हमने सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन में पढ़ा था रीज़न, वाई, बिकॉज, ये तो तीनों ही इसमें डाल दिए। मैक्सिमम यू कैन यूज 2। The reason why he wrote the letter was because he could not contact him. ऑलरेडी जब हम why शब्द दे रहे हैं, ऑलरेडी हम कह रहे हैं कि कारण है क्यों उसने लेटर लिखा, तो फिर हम क्यों की का नो नहीं। No. Why he wrote the letter was since, ये होगा। For which he wrote the letter because, या why he wrote the letter was that। अब देखिए, why he wrote the letter was since। अब ये since क्यों नहीं आएगा? since माने एक से होता है, मैम वो मैम डेफिनेट टाइम के लिए आता है। डेफिनेट टाइम के लिए आता है, और एक since माने क्योंकि भी होता है। क्योंकि भी होता है। यस मैम। तो अब क्यों, क्योंकि, कारण, ये वही चीज़ हो गई, सुपरफ्लुअस Yes, ma'am. एक्सप्रेशन हो गया, तो ये तो हट गया, ये नहीं होगा। यहाँ फिर बिकॉज दिया गया है, ये भी हट गया, मैम इसका सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि द रीज़न वाई ही रोट द लेटर वॉज दैट ही कुड नॉट कॉन्टेक्ट हिम ओवर द फोन। यस मैम। उसने लेटर क्यों लिखा, इसका कारण ये है कि वो फ़ोन पे कांटेक्ट नहीं हो सका, कर पाया। यस है ना। तो यहाँ Yes. दैट होगा, बिकॉज को हम रिप्लेस करेंगे दैट से, बिकॉज हम ये बार बार नहीं लगा सकते, है ना। ये Yes, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन में है, इसलिए द रीज़न वाई ही रोट द लेटर वॉज दैट ही कुड नॉट कॉन्टेक्ट हिम ओवर द फोन। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 15 देखिए, सेंटेंस नंबर 15। Most donors would seriously protest any effort to infer from such limited data। देखिए क्या कह रहे हैं ये, मोस्ट डोनर्स, डोनर कौन होते हैं? डोनेट करने वाले, हाँ, Yes. डोनर्स, है ना। तो Yes, जो ma'am. मोस्ट डोनर्स हैं
would seriously protest. Protest माने क्या होता है? मैम विद्रोह करना। विरोध करना, विरुद्ध हो जाना। तो अब जब हम विरुद्ध होते हैं, एनी एफर्ट टू इन्फर माने कोई रीज़न दे रहे हैं, कोई कारण दे रहे हैं, रेफर कर रहे हैं फॉर सच लिमिटेड डेटा। इतना लिमिटेड डेटा है कि वो तर्क कर रहे हैं कि वो जो मोस्ट डोनर्स हैं, जो सबसे ज़्यादा दानकर्ता लोग हैं, वो सीरियसली प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी भी एफर्ट को लेकर। अब देखिए, प्रोटेस्ट जो करेंगे वो प्रोटेस्ट एक्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। किसी को ये एक्ट क्या होता है? जब किसी हम पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग को लेकर हम कोई बातचीत करते हैं, मतलब को पॉइंट आउट करते हैं। तो यहाँ किसी उसको पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा है, एनी वर्ड दिया गया है, इसलिए किसी पर्टिकुलर चीज़ को या पर्टिकुलर थिंग को पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा, तो एट तो नहीं आएगा। अच्छा, टू भी नहीं आएगा क्योंकि पर्सन नहीं है सामने, कोई एफर्ट है। प्रोटेस्ट अगेंस्ट, अब किस चीज़ के अगेंस्ट कर रहे हैं? हाँ, मोस्ट डोनर्स वुड सीरियसली प्रोटेस्ट अगेंस्ट Limited data. अगेंस्ट एनी एफर्ट टू इन्फर फ्रॉम सच लिमिटेड। ठीक है, तो इसमें अगेंस्ट आएगा। नेक्स्ट देखिए, अब हम जाएंगे सेंटेंस नंबर 16 पे। देखिए, आई होप you vividly remember the premiere of the film when I, my wife and you were present in the hall. आपको यदि याद हो, मैंने जब आपको प्रोनाउन पढ़ाया था तो मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन में किस तरह से जो प्रोनाउन को हम रखते हैं 231 मैंने पढ़ाया था ना, एक पढ़ाया था हाउस नंबर 231, याद रखिएगा। तो 2 का मतलब होता है सेकंड पर्सन, 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन और आई का मतलब 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। तो सबसे पहले सेकंड पर्सन क्या है इसमें? ओ माय गॉड, यू, वेरी गुड। सेकंड पर्सन है यू। थर्ड पर्सन है माय वाइफ, वेरी गुड। थर्ड पर्सन है माय वाइफ और फर्स्ट पर्सन है आई। यही हुआ ना? तो अभी आपका यहाँ ढूंढिए, उस ऑप्शन में कहीं कुछ मिल रहा है? ये देखो, ये है यू, माय वाइफ एंड आई। बी ऑप्शन सही है। आई होप यू vividly remember the premiere of the film when you, my wife and I were present in the hall. ठीक है, इसमें तो कुछ भी नहीं ऐसी चीज़ है जो बताने वाली है। आपको याद है कि जो प्रोनाउन का स्ट्रक्चर है या प्रोनाउन को हम किस तरह रखते हैं, तो पहले हम सेकंड फॉर्म ऑफ प्रोनाउन रखते हैं, फिर थर्ड रखते हैं, फिर फर्स्ट रखते हैं, मतलब सॉरी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, ये इस तरह से रखते हैं ना। पर्सन सॉरी फॉर्म भूल गई मैं। तो सेकंड पर्सन पहले आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। अभी देखिए, नेक्स्ट देखिए 17। माई ओपिनियन फॉर द फिल्म इज दैट इट विल बैग द नेशनल अवार्ड। अब देखिए, माई ओपिनियन फॉर द फिल्म यानी फिल्म के लिए मेरा ओपिनियन है कि इसको नेशनल अवार्ड मिलेगा, या फिल्म के बारे में आपका ओपिनियन है। इफ़ यू थिंक यू आर अ क्रिटिक, आप एक क्रिटिक हैं और आप किसी फिल्म को देखने के बाद अपना ओपिनियन दे रहे हैं, तो यू आर गिविंग एन ओपिनियन अबाउट द फिल्म, नॉट फॉर द फिल्म। सो यू विल the correct answer is opinion about, है ना? B option will be the right one. My opinion for the film ना होकर होगा my opinion about the film is that it will bag the national award. Right? चलिए, sentence number 18 देखिए आप। He sent a word to me that he would be coming late. Now option before you is
There are many options before you, and they are send word, had sent a word, send words, no improvement. अब देखिए कौन सा उसमें करेक्ट होगा. थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए. मान लीजिए he sent a word to me that he would be coming late. वो देर से आ रहा है, उसने मेरे को ये संदेश भेजा है, मतलब ये बोला है, मेरे को बताया है. बंद कर दीजिए, बहुत आवाज़ कर रहा है. अभी वो देर से आ रहा है, उसने मुझे ये संदेश भेजा है. तो अब सेंड अ वर्ड, कोई भी संदेश जो भेजा जाएगा वो एक शब्द में तो नहीं होगा ना. यस मैम. इट्स नॉट अ सिंग. देखिए यदि यस और नो है तब तो समझ में आता है. मैम यस मैम यही क्या हाँ, तो Choose क्या होना करना. चाहिए? मैम सेंट वर्ड. नहीं बेटा, सेंड वर्ड्स भी नहीं होगा, सेंड वर्ड होगा. ए जो है ना बीच में, ये मैम, अच्छा ए है. में सेंड send वर्ड word. जो है ना, ये एक ईडियम है. सेंड वर्ड का मतलब होता है संदेश. संदेश. मैम सेंट वर्ड्स. हाँ, नहीं, सेंड वर्ड, वर्ड्स नहीं होगा ये वाला. ओके मैम. हाँ, ये नहीं होगा. सेंड वर्ड जो है वो एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है संदेश भेजना. तो ही सेंड वर्ड टू मी दैट ही वुड बी कमिंग लेट. ठीक. नेक्स्ट देखिए 19. अभी हम इडियम फ्रेजेस का और एक पढ़ेंगे. अब देखेंगे. वाइल क्रॉसिंग द हाईवे अ 5-year-old child was knocked out by a passing car. इसमें क्या अंडरलाइन है? मैम नॉक्ड आउट. नॉक्ड आउट सॉरी, नॉक्ड आउट अंडरलाइन है. और नॉक्ड आउट का क्या मतलब होता है? नॉक्ड आउट कर देना मतलब किसी पर्सन को अनकॉन्शियस ही कर देना. मैम मतलब नीचे गिरा देना. हाँ, नीचे गिरा देना Yes, ma'am. है ना. और नहीं, नॉक डाउन का मतलब है नीचे गिरा देना. जैसे कह रहे हैं नॉक डाउन कर दिया उसने, मुझे नीचे गिरा दिया. वाइल क्रॉसिंग द हाईवे, जब हाईवे क्रॉस कर रहे थे, 5 साल के लड़के को एक गुजरती हुई कार ने नीचे गिरा दिया. Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ नॉकड आउट नहीं होगा बल्कि नॉक डाउन होगा. डाउन होगा. यस मैम. है ना. बोलने में भी हम कहते हैं नॉक डाउन कर देना. तो यस मैम. ठीक है ना. तो नॉक डाउन माने होता है किसी को नीचे गिरा देना, एकदम जैसे पटक देना. पटक देना, गिरा देना. मारपीट में बच्चे बहुत नॉकडाउन करते हैं, है ना. Yes, एक ma'am, दूसरे yes, को नीचे गिरा देते हैं लड़ाई झगड़े में. वो है ये नॉकडाउन. आफ्टर द हैवी रेन्स लास्ट वीक द वाटर इन द लेक रेज्ड another 2 feet. देखिए बहुत तेज़ बारिश हुई, पिछले हफ्ते तेज़ बारिश हुई और क्या हुआ, पानी लेक में 2 फीट ऊपर उठ गया. अब यहाँ रेज जो वर्ड है, रेज, आपको ये समझ आ रहा है कि रेज जो है वो किसका फॉर्म है, मतलब इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? राइज होगा. राइट. अभी इसका फर्स्ट फॉर्म यदि राइज होगा तो राइज का सेकंड फॉर्म क्या होता है? राइज है ना. यस. यस इसका मैम. सेकंड फॉर्म क्या होता है? रोज होता है. देखिए जो रेज है इसका मतलब भी बढ़ना होता है. यस. रेज माने भी बढ़ना, बढ़ाना, ये होता है. बट यहाँ रेज का मतलब यहाँ रेज का मतलब भी होता है ना इंक्रीज करना कोई चीज़, है ना, बढ़ाना. और जहाँ ये जब कोई लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन पे जा रहा, मतलब कोई चीज़ यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे बढ़ रही है तो राइज के फॉर्म में आता है. तभी तो सनराइजेज होता है ना. तो यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सा होगा? ए ऑप्शन. ठीक है. यस मैम. आपका रोज अनदर 2 feet होगा. ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा. चलिए अब देखिए. When we saw him last,
when we saw him last he ran to catch a bus. अब देखिए, जब हमने उसको देखा तो वो बस लेने के लिए दौड़ा। मैम ये पास्ट इंडेफिनिट है। ये पास्ट, ये तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट, यस मैम। ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। यस और ये क्या होगा? हैज रन तो बिल्कुल नहीं होगा, जब पहला सेंटेंस पास्ट में है तो प्रेजेंट से तो नहीं जुड़ेगा, है ना। हेड होगा मैम। हैड रन होगा। व्हेन ही सॉ हिम लास्ट ही हैड रन टू कैच, मतलब वो दौड़ चुका था। जब उसने देखा तो एक्शन जो हुआ वो इमीडिएट हुआ या हो चुका। जब उसने देखा तो एक्शन हो चुका था नहीं, यस एक्शन हो रहा था, कंटिन्यूटी में था, है ना। मैम। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन होगा, कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि जब मैंने देखा तो वो दौड़ रहा था। हो रहा था। क्योंकि यदि मैंने देखा और वो दौड़ चुका था तो मैं तो फिर देख ही नहीं पाया ना, देख नहीं पाया। यस मैम। है ना। तो इसलिए वॉज रनिंग होगा, ठीक है ओके ना। मैम। यस दौड़ते हुए देखा उसको, या वो दौड़ रहा था जब बस को पकड़ने के लिए, ठीक है। अभी देखते हैं क्या है ये। सेंटेंस नंबर 22 देखिए। An overdose of any medicine is enough fatal to a plant as to a man. अब आपको देखो ध्यान आएगा, जब हमने एडजेक्टिव पढ़ा था तो हमने पढ़ा था पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री पढ़ा था। यस मैम। तो हमने क्या पढ़ा था उसमें? An overdose of any medicine is enough fatal, मतलब इतनी घातक है जितनी कि वो प्लांट के लिए भी उतनी ही घातक है। मैम एज आएगा। एज आएगा। वेरी गुड, हाँ एज, यस। वेरी गुड। एज फैटल टू अ प्लांट एज टू अ मैन, मतलब जितनी व्यक्ति के लिए, इंसानों के लिए ये घातक है उतनी ही प्लांट्स के लिए भी है। तो एज फैटल टू अ प्लांट एज टू अ मैन, एज आएगा ये। यस मैम। सी इसका ऑप्शन। ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, ठीक है। अभी Yes, देखिए नेक्स्ट देखिए। देयर इज नथिंग क्वाइट मिजरेबल देन लिटरेसी इन यूथ। अरे देयर इज नथिंग क्वाइट मिजरेबल। अब इसको भी देखिए। देन लिटरेसी इन यूज, देन लिटरेसी इन यूथ है बेटा, देखिए। वेरी गुड, मोर में कौन सी डिग्री है ये? कंपैरेटिव। कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री है। वेरी गुड, किसने बताया ये? वेरी गुड, मोर मिजरेबल, ठीक है ना। क्वाइट मिजरेबल ना होकर मोर मिजरेबल होगा। नेक्स्ट देखिए। माई ब्रदर इन लॉ हैज़ अ हाउस फॉर लेटिंग। मेरे ब्रदर इन लॉ के मीन्स बताती हूँ। मेरे ब्रदर इन लॉ के पास एक घर है जो किराए पर देने के लिए है। तो आपने कई बार किराए के मकान के बाहर क्या लिखा हुआ देखा है? टू लेट, रेंट टू लेट। ये लिखा देखा है। यस मैम। लेटिंग के साथ लेट वर्ड का जीरेंट कभी भी नहीं बनता है। यस मैम। जीरेंट नहीं बनाते हैं इसका, ये गलत होता है। ये हमेशा इंडेफिनिट वर्ब की तरह यूज होता है, इन्फिनेटिव वर्ब की तरह यूज होता है, सॉरी इन्फिनेटिव। मैम इसका सी ऑप्शन होगा। हाँ, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माई ब्रदर इन लॉ हैज़ अ हाउस टू लेट, यानी किराए पे देने के लिए मेरे ब्रदर इन लॉ के पास एक मकान है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए। मैम हार्डली हैड ही फिनिश्ड हिज लंच देन द फोन रिंग। देन अंडरलाइन है। हमने अभी कंजंक्शन पढ़े थे जब Yes, ये अभी क्या पढ़ा था? इन्वर्जन पढ़ा था हमने। इन्वर्जन। तो इन्वर्जन में हमने पढ़ा था कंजंक्शंस वाले कुछ, तो बताया था नो सूनर देन,
10, 12, स्केर्सली और हार्डली के साथ क्या होता है? व्हेन। then, व्हेन होता है, वेरी गुड। व्हेन होता है स्केर्सली और हार्डली के साथ, तो देन तो नहीं Yes, होगा, क्या होगा? ऑप्शन ए व्हेन होगा। ठीक है, तो ये अभी Yes, हमने ma'am. सेंटेंसेस पढ़े। इन सेंटेंसेस में हमने मल्टीपल तरह के देखी, प्रॉब्लम्स देखी, क्या क्या आई। कुछ देखिए रिलेटेड थी हमारी टेंसेस से रिलेटेड। वैसे भी बच्चों परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वाले, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आए या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आए या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आए, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि जनरली हम ये समझते हैं कि इज़ वेटिंग, आर वेटिंग, ऐसे आ गया तो ये सेंड। आप देखिए हम लोग नॉर्मल बातचीत में जब बोलते हैं तो इस बात का ध्यान ही नहीं रखते कि टाइम दिया है तो हमें परफेक्ट यूज़ करना है, परफेक्ट कंटिन्यूस। हाँ, हमने आई एम टायर्ड एज आई एम वर्किंग सिंस 7 o'clock इन द मॉर्निंग, तो हमें इसमें कहीं कोई एरर नज़र में नहीं आती। बट कभी भी टाइम दिया हो और कंटिन्यूटी में काम चल रहा हो तो हमेशा हम परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी ये कुछ फ्रेजेस थे, लाइक पुटेट है, या आगे भी कुछ और आएंगे। कवर्ड विद आया था, कवर्ड बाय आया, पुट ऑफ आया। ये तो हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे हमें आते जाएंगे। क्वेश्चन टैग का भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन टैग में भी हमें ध्यान रखना है कि यदि पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव है पॉजिटिव बनेगा। सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्वेश्चन टैग बनाते हैं। ठीक है, फिर हमने नाउन जब पढ़े थे तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पढ़े थे, हमने मटेरियल नाउन पढ़ा, हमने कई तरह के नाउन पढ़े थे। तो हमें ये पता होना चाहिए किन नाउन का सिंगुलर बनता है, किन नाउन का प्लूरल बनता है, किन का बहुवचन बन सकता है, किन का नहीं बन सकता है। और यदि वैरायटी वर्ड इसलिए पूछा जाता है, बेसिकली वैरायटी कलेक्टिव नाउन है, तो वैरायटी कलेक्टिव नाउन है तो इसका यूज़ परफेक्ट है, होना चाहिए। लेकिन यदि यहाँ ऐसा है कि अ हाईली इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ सीड्स होता तो यहाँ पर आर का यूज़ करते, क्योंकि हमें ये देखना है कि इफ़ इट इज़ प्रेसिडेड बाय दी तो हम सिंगुलर लगाएंगे, एंड इफ़ इट इज़ प्रेसिडेड बाय ए तो हम किसका यूज़ करेंगे? हम प्लूरल का यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी देखिए ये जो सेंटेंस था ये नरेशन से रिलेटेड था। नरेशन में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं तो उनका कैसे हम सेट टू को बदलते हैं वो इसमें दिया था। ठीक है, बाकी ये तो एक स्टेटमेंट था कि हमारा वैसे भी नो एरर वाला था। देखिए ये एडवाइस या अनकाउंटेबल नाउन का आ गया था कि इसमें हम इसकी फॉर्म इसको हम सिंगुलर ही रख, जो भी सिंगुलर दिया है सिंगुलर ही रखते हैं, इसका हम प्लूरल नहीं बनाते। इफ़ सेंटेंसेस आए थे, इफ़ सेंटेंसेस तो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इफ़ सेंटेंसेस जितने भी होंगे उनमें आप हमेशा याद रखिए कंडीशनल सेंटेंस होंगे कि इनकी 4 तरह के होते हैं, 0 टाइप, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 0 टाइप का कैसे फॉर्मेशन होता है, टाइप 1 का क्या फॉर्मेशन होता है, टाइप 2 का क्या फॉर्मेशन होता है और टाइप 3 का क्या फॉर्मेशन होता है, ये सब आपको लिखवा रखा है। आप सब इनको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए फिर यही आया था, इसमें आपका टाइम नहीं, एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया गया था बट टाइम के बारे में था, इसलिए हमने इसमें भी हैव बीन लगाया था। ये फिर क्वेश्चन टैग था और ये कंडीशनल था। सेंटेंस नंबर 12 कंडीशनल था, सेंटेंस नंबर 13 कंडीशनल था, सेंटेंस नंबर 14 जो था, देखिए 14 जो सेंटेंस था ये हमारा किससे रिलेटेड था? सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन से रिलेटेड था। वाई, बिकॉज, द रीज़न, ये सारे दिए गए थे तो हमने बिकॉज को दैट में चेंज किया और इस सेंटेंस को इम्प्रूव किया हमने। ठीक है, प्रोटेस्ट अगेंस्ट होगा ये बताया था। देखिए ये हमने प्रोनाउन का किस तरह से फॉर्मेशन करते हैं, पहले सेकंड पर्सन आता है, फिर थर्ड पर्सन आता है, फिर फर्स्ट पर्सन आता है। हमेशा 2, 3, 1 याद रखिए। ठीक है, और ये फिर हाँ, वर्ब का भी फॉर्म हमें पता होना चाहिए कि वर्ब का कैसे फॉर्म चेंज होता है। नहीं तो हम राइज और रेज इसमें हम कंफ्यूज्ड हो सकते थे, हमें लगता कि नहीं राइज का रेस्ड बिल्कुल सेकंड फॉर्म बिल्कुल सही है, जो बिल्कुल भी सही नहीं थी। तो हमें वर्ब की फॉर्म्स भी प्रॉपरली पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो ये कुछ एडजेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चंस थे जिनमें क्या था
कि कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा, सुपर और पॉजिटिव डिग्री में क्या होगा, ये थे। तो मुझे लगता है कि आज का सेशन जो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का था, ये आप सबको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और यदि कहीं आपको कोई भी प्रॉब्लम है या आपको किसी भी कंसेप्ट में दिक्कत होती है तो आप मुझे लिख कर भेजिए। आप मुझे बताइए कि कौन सा कंसेप्ट आपको लग रहा है कि आपका वीक जा रहा है, तो उस कंसेप्ट को हम दोबारा से लेंगे, दोबारा से समझेंगे। अभी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का पहला ही सेशन हुआ है, एक सेशन और हम और करेंगे अभी, तो आपको समझ आएगा कि इसको हम किस तरीके से करते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि केवल हमें एकदम देखते ही रूल समझ में आ जाता है। कई बार जब हमें नहीं आता है तो हम एक एलिमिनेशन टेक्निक को अपनाते हैं, एलिमिनेट करते जाते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो अपने आप ही निकल आता है कि क्या होगा। यदि हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमने एक नो इम्प्रूवमेंट वाला हटा दिया, 2 को हमने और हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया, तो हमारे पास 1 बचा, फिर हमें समझ में आ जाएगा कि ये इसमें अप्लाई होगा। तो इस तरह भी हम कंपटीशन को हम कंपटीशन की तरह पढ़ते हैं, उसी तरह हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारा अल्टीमेट क्या होता है, हमारा अल्टीमेट उद्देश्य होता है कि हम अपना क्वेश्चन सही करें, है ना। तो उस तरह उस समय हम सारी टेक्निक का यूज़ करते हैं। बाकी जितना अच्छा आपका ग्रामर का बेस होगा, उतनी जल्दी आप इन प्रॉब्लम्स को समझ पाओगे और आप इनको कर पाओगे। चलिए, आज का आपका सेशन पूरा हुआ। थैंक यू सो मच। बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम बेटा, वेलकम। बाय बच्चों, बाय। गुड इवनिंग मैम। बाय बेटा।